हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने जो नोट्स का इस्तेमाल किया है, पीडब्ल्यू के नोट्स हैं, जिन्हें आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेल्फ मेड नोट्स हैं, उन्हें आप टेलीग्राम चैनल के ज़रिए हमसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान। जब हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहला आइटम है, सबसे पहली वो नंबर है कि हमें ध्यान देना होगा कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज को लेकर के बीच में, उन्हें हमें अच्छे से फोकस करना होगा। अगला इशू है टेररिज्म, इसे हमें अच्छे से फोकस करना होगा। रिसेंटली जो अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक, इसे हमने अच्छे से फोकस करना होगा। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज ऑल्सो इन न्यूज आफ्टर पहलगाम अटैक, इसे अच्छे से फोकस करना होगा। और अभी रिसेंट में सरक्रीक रीजन जो है वो काफी न्यूज में है, तो उसे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और की इवेंट्स हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, उन्हें फोकस करेंगे। लेकिन मैंने आपको जो बताया है कि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान। कुछ की इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, उन इश्यूज को देख लेते हैं, फिर वन बाय वन रीड करेंगे। नंबर वन इज कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के बीच में, वी ऑल नो अबाउट इट। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज पर जो सीज फायर वायलेशंस हैं दोनों तरफ से होती रहती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी हमें डिस्कस करना ही है। सियाचिन ग्लेशियर इज अनदर इम्पोर्टेंट इशू, एंड सरक्रीक बाउंड्री, दैट इज द मेजर बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला इशू, बॉर्डर इशू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर इशू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर इशू को लेकर के दोनों कंट्रीज के बीच में 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं। तीनों लड़ाइयों को हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर में। 1947-48 के अंदर में एक लड़ाई हुई है, अगली लड़ाई 1965 के अंदर, नेक्स्ट वन 1971 के अंदर। तो ये 3 लड़ाइयां इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो चुकी हैं। हम इन सबसे पहले इन 3 लड़ाइयों को ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फर्दर इन्हीं नोट्स पर वापस आएंगे। तो 3 लड़ाइयों के बाद में सबसे पहली लड़ाई इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 एंड 48, जिसे हम लोग फर्स्ट कश्मीर वार भी जानते हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो ठीक है, फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस से पहले तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सॉरी पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था 1947 से पहले। तो पहली फर्स्ट लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1947-48 के अंदर में हुई है। इस समय की पोजीशन क्या थी? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिशर से, और ब्रिटिशर्स ने 2 नेशन क्रिएट किए, इंडिया और पाकिस्तान। उस समय पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी भारत के अंदर में थी, और देवर ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी भारत में उस समय पर। 565
प्रिंसली स्टेट्स थी, इन्हें ये ऑप्शंस दिए गए कि या तो ये प्रिंसली स्टेट्स भारत को ज्वाइन कर सकती हैं या ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन इनके पास ये भी था कि अगर ये प्रिंसली स्टेट चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। उनके अंदर में 565 के अंदर में 552 प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, इंडिया को ही चूज किया, वो इंडिया के अंदर इंडिया को ज्वाइन किया इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। लेकिन जो एक प्रिंसली स्टेट्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, वहां के राजा हुआ करते थे महाराजा हरी सिंह। दे डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो अक्टूबर 1947 के अंदर में कुछ ट्राइबल कबाइलीज थे, उन्होंने इन्वेड कर दिया कश्मीर के ऊपर में, एंड दीज ट्राइबल कबाइलीज आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के अंदर में मिल जाए। जब इन कबाइलीज ने कश्मीर के अंदर रेड किया तो महाराजा हरी सिंह की जो फोर्सेस थी वो एनफ नहीं थी, उनका सामना नहीं कर पाई, बिकॉज इन कबाइलीज को कौन सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान सपोर्ट की आर्मी सपोर्ट कर रही थी। तो उन्होंने जो है इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने ये कहा कि पहले वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करेंगे, भारत में मिलेंगे, तो ही हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये उनका अपना पर्सनल इशू है। जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, उसी समय से जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, भारत का एक हिस्सा हो गया, पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब जब इंडिया का पार्ट हो गया तो इंडिया ने अपनी वहां पे क्या भेजी, 27 अक्टूबर 1947 को अपनी आर्मी वहां पे भेजी, और जो बारामुल्ला, पुंछ, उरी और ऐसे बहुत सारी जगह वंदो कश्मीर के अंदर में पूरा जो है वॉर लड़ी गई इसके अंदर। और ये ऑलमोस्ट वॉर चली अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर से लेके 1948 तक पूरा ये लड़ाइयां चली। इसके बाद बाय द एंड ऑफ 1948 इंडिया ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशन को जनवरी 1948 के अंदर में, और यूएन की मीडिएशन के अंदर में सीज फायर हो जाता है ऑन द 1 जनवरी 1949 के अंदर। दैट वाज द ब्लंडर कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। इसी पोजीशन की वजह से जब इंडिया यूनाइटेड नेशन के पास चला गया तो ये क्या बन जाता है, यानी कि ये मल्टीनेशनल इशू बन जाता है, इट बिकम्स अ इंटरनेशनल इशू। जब इंडिया इंटरनेशनल इशू बन जाता है और पाकिस्तान ये बार बार चाहता है कि ये इशू क्या रहे, इंटरनेशनलाइज हो, बायलैटरल ना रहे, तो ये बहुत ही ब्लंडर था इंडिया की साइड से, ठीक है। अब जब ये सीज फायर हुआ तो एक सीज फायर लाइन क्रिएट हो गई, दो सीज फायर लाइन क्रिएट हो गई दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो जिस पोजीशन पर था वहीं अपना मतलब वही एक तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया, जिसे अब सीज फायर लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। उस समय तक भारत ने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपने हिस्से में कब्जा लिया था, कबाइली से या पाकिस्तान आर्मी से फ्री करा लिया था, और वो 2/3 एरिया लगभग जो इंडियन कंट्रोल में रहा, दैट इज कश्मीर। लेकिन 1/3 एरिया के ऊपर अभी भी पाकिस्तानी कंट्रोल था, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब यहीं से दैट इशू इज बिकम इंटरनेशनलाइज, यही इशू क्या हो गया, इंटरनेशनलाइज हो गया, और यहीं से दोनों देशों के बीच में क्या बन जाता है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बन करके निकल करके सामने आता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये इवन दो आज तक इन्फ्लुएंस कर रहा है दोनों देशों के नेशन को।
हिस्टोरियन या पॉलिटिशियन या जो एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि जब तक ये कश्मीर इशू दोनों देशों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक दोनों कंट्रीज के बीच में पीस पॉसिबल नहीं है। बहुत हद तक क्या 100% ये बात सही है। अब बात आती है सेकेंड वॉर की। पहली वॉर 1947-48 के अंदर में लड़ी गई। सीज फायर 1 जनवरी 1949 को यूएन मेडिएशन के जरिए। उसके बाद सेकेंड वॉर 1965 के अंदर में होती है। 1965 के अंदर में इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 इसे कहा जाता है। ये भी एक लड़ाई थी जो कश्मीर को लेकर के दोनों देशों के बीच में हुई है। ग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि 1947 के अंदर में पहले ही सीज फायर लाइन हो चुकी है, जिसे अब लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। 19 पाकिस्तान का ये मानना था कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके अंदर इंडियन गवर्नमेंट को लेकर के कुछ डिसकंटेंट है और वो उस डिसकंटेंट को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, रेगुलर अपराइजिंग करते हैं। अप्रैल 1965 के अंदर में क्लैश, छोटे छोटे क्लैशेस रन ऑफ कच्छ के अंदर में, सरक्रीक के आसपास के एरिया के अंदर में कवर्ड होते हैं, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में साल के अंत आते आते फैलने लगते हैं पूरे। यहाँ पर 1965 की लड़ाई के अंदर हुआ क्या है, पाकिस्तान ने 2 मेजर ऑपरेशन लॉन्च किए थे। एक तो ऑपरेशन जिब्राल्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 के अंदर में। यहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ आर्म्ड इन्फ्लेटर्स भारत के अंदर इन्फ्लेट कराए थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में भेजे थे, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में कुछ दंगे फसाद करवा सके। उसके बाद सितंबर के अंदर में पाकिस्तान ने क्या किया, एक मेजर ऑफेंसिव स्ट्राइक की थी अखनूर सेक्टर के अंदर में, ताकि वो भारत को, जम्मू एंड कश्मीर के पोर्ट को भारत से क्या कर सके, कनेक्टिविटी खत्म कर सके। ये 2 ऑपरेशन, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये दोनों ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च बाय द पाकिस्तान। जब ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लगाया गया तो इसके रेस्पॉन्स में आकर के इंडिया ने फुल स्केल पर वॉर, ठीक है, अटैक कर ली और पंजाब बॉर्डर के आसपास में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। कई लड़ाइयां लड़ी गई और इनफैक्ट दोनों ही कंट्रीज ने टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इंडिया ऑब्वियसली ये लड़ाई जीत जाता है। उसके बाद 1965 के अंदर में सीज फायर अगेन किसके साथ, किसकी मीडिएशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो जाता है। इसी युद्ध विराम के बाद ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बाय 10 जनवरी 1966। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये जो ताशकंद एग्रीमेंट था, इट वाज मीडिएटेड, ये ब्रोकरेड बाय यूएसएसआर ने ये किया था। एंड ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बाय लाल बहादुर शास्त्री, जो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे, एंड अय्यूब खान, जो पाकिस्तानी पीएम थे, प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने ये, उनके बीच में ये क्या हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि वो जो प्री वॉर पोजीशंस है, जो हमारी पहली सीज फायर लाइन थी एलओसी, वहीं पर क्या करेंगे, उसी को बॉर्डर मान लेंगे। इस समय पर आते आते जियाउल हक, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स डॉक्ट्रिन, यानी कि भारत के ये क्या करेंगे, 1000 टुकड़े करेंगे बाय यूजिंग कोवर्ट ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, ठीक है, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, ये कोवर्ट ऑपरेशन, ये टेररिज्म के जरिए ये क्या करेंगे, भारत को 1000 टुकड़े करेंगे। ये डॉक्ट्रिन इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन उस समय के बाद में, आफ्टर द थर्ड वॉर 1971 के बाद में, जब पाकिस्तान को ये समझ आ गया
कि थर्ड वार के बाद में पाकिस्तान को ये समझ आया कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू विन कन्वेंशनली फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने टेररिज्म का रास्ता अपनाया। चलिए वो सब भी देखेंगे, अभी देखते हैं 19। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? वॉर जो है 5 अगस्त ठीक है से स्टार्ट होती है और 23 सितंबर को होती है। ठीक है, इसके अंदर में इंडिया ने क्या किया था? ठीक है, स्ट्रेटेजिक ग्राउंड अपने कंट्रोल में ले लिए थे। पंजाब राजस्थान के अंदर में कुछ एरिया कवर कर लिया था। 3000 इंडियन सोल्जर, 3800 पाकिस्तानी सोल्जर्स इसके अंदर में डाइड हुए थे। ठीक है, और ये था। और इसी इवेंट के बाद, ये मेजर इवेंट है, जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, वो उनकी ताशकंद के अंदर में क्या हो जाती है, एक रहस्यमय तरीके से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है आफ्टर साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट। अब बात करते हैं थर्ड पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। ये डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर में, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक नया देश इमर्ज होकर के आता है, बांग्लादेश, 1971 के अंदर में। और जो मैं बात कर रहा था, इसी के बाद से वो डॉक्ट्राइन इंप्लीमेंट करते हैं, टेररिज्म की पॉलिसी अपनाई पाकिस्तान ने, और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का रास्ता अपनाते हुए उसने ये कहा, स्टेटमेंट नहीं दी थी ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि वो समझ में आ गई उनके कि जो कन्वेंशनल वारफेयर है उसमें इंडिया से जीत पाना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है, तो उस टेररिज्म का रास्ता चुनेगा और ब्लीड्स इंडिया इनटू 1000 कट्स, ये पॉलिसी डॉक्ट्राइन प्रैक्टिकली उसने टेररिज्म के माध्यम से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। बैकग्राउंड इसका क्या है? अगर यहाँ से सिचुएशन को देखें, जैसे देखते हैं आफ्टर 1947 के पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान जो बना था उसके अंदर में दो पार्ट्स आते थे। पहला पार्ट होता था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, ये वही है। और एक पार्ट होता था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। यानी कि ये पहले से ही क्या थे, पाकिस्तान का ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान होता था, जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों टेरिटरी के बीच में ठीक है 1600 किलोमीटर की लगभग इंडियन टेरिटरी आती है। ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, वो मोस्टली बंगाली स्पीकिंग थे, और वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जो वेस्ट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट होती थी, वो इनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती थी, और यहाँ पे ये लोग अपनी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में भी थे और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन में थे। 1970 के अंदर में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग पार्टी थी, विच वॉज बिलोंग टू ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या कर जाती है, एक नेशनल इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तानी लोग हैं, ये वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्हें पीएम, ये प्रेसिडेंट जो है के लिए एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन वो उन्हें डिनाइड कर देते हैं पावर बाय वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स। इसको लेकर के मास प्रोटेस्ट होता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में, और उसे दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट चलाती है पाकिस्तानी आर्मी। इस ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर में इतनी मैसिव किलिंग पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के लोगों के अंदर में, जो उस समय पर पाकिस्तान ही था, इतनी मैसिव किलिंग की थी दबाने के लिए। बहुत ब्रूटल किलिंग यहाँ पे हुई है कि वहां से जो 10 लाख रिफ्यूजीज भारत के अंदर में क्या हो गए थे, एंटर कर रहे थे। अब जब रिफ्यूजीज भारत के अंदर में ये ठीक है एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी होना लाजमी है। उसके बाद 3 दिसंबर, दैट इज द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वार। 3 दिसंबर 1971 के अंदर में पाकिस्तान ने लॉन्च की थी एयर स्ट्राइक इंडियन एयर बेसिस के ऊपर में। पंजाब और राजस्थान के एयर बेसिस के ऊपर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत के अंदर में। उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इसी के रिटेलिएशन के अंदर में फुल स्केल ऑफेंसिव वार, ठीक है, अनाउंस कर दी
दोनों सेक्ट फ्रंट के ऊपर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में। इवेंट क्या क्या हुए? इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी क्या है? बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स थे का एक ग्रुप था, और ये मुक्ति वाहिनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और इंडियन आर्मी मूव करती है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर में। इंडियन नेवी ने भी चिटगोंग और कुम्हा पोर्ट को क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया था, ताकि वहां पे पाकिस्तानी मतलब एंटर ना कर सके। और 13 दिनों के अंदर, इन जस्ट 13 डेज, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू होती है, और 16 दिसंबर तक, इन 13 डेज, इंडियन फोर्सेस जो है ढाका को कैप्चर कर लेती है, सराउंड कर लेती है, चारों तरफ तो ढाका को कैप्चर कर लेती हैं, कब्जे में ले लेती हैं। ऑन 16 दिसंबर जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में, दैट वाज लेड बाय AK नियाजी, जो पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल थे, AK नियाजी, वो 16 दिसंबर को क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा इंडिया के जो है सरेंडर लेते हैं। तो 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स इसके अंदर में सरेंडर करते हैं, और ये लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर हुआ है सिंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। 93,000 सोल्जर्स ने क्या किया है? यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। और इसी 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। तो ये बात है यहाँ के बाद। इस 16 दिसंबर के बाद एक शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 के अंदर, जुलाई 1972 टू बी स्पेसिफिक, को शिमला एग्रीमेंट हुआ। दैट एग्रीमेंट वाज साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। और इन्होंने वही अगेन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC कश्मीर के अंदर में, इसे ही क्या कर लिया? स्टैब्लिश कर लिया कि भाई यही दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या रहेगा? बॉर्डर रहेगा। और यहाँ पे एक बात साइन होती है, दोनों ही कंट्री प्लेज करती हैं कि अब जो कश्मीर इशू है उनको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, फ्यूचर डिस्प्यूट्स हमारे जितने भी हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन। और यही शिमला एग्रीमेंट की सपोर्ट लेते हुए भारत इसे क्या करता है? एक बाइलेटरल इशू बनाता है कि अब शिमला एग्रीमेंट के अंदर में हमने, ये दोनों कंट्रीज ने ये एग्री किया था कि हम क्या करेंगे? दोनों ही कंट्री से पीसफुल नेगोशिएशन के जरिए क्या करेंगी? रिजॉल्व करेंगी। अब ये दोनों ही कंट्री के बीच का बायलैटरल इशू है, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी थर्ड पार्टी इन दैट नेगोशिएशन। भारत इसे ये मानता है। तो वार, ठीक है, ने जो है सिग्निफिकेंटली एनहेंस कर दिया था इंडियाज की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को, और स्टैब्लिश की थी डोमिनेट के इंडिया एक डोमिनेंट पावर है साउथ वेस्ट पोजीशन साउथ एशिया के अंदर में इंडिया एक डोमिनेंट पावर है, ये चीज स्टैब्लिश कर दी थी। क्योंकि इससे पहले 1962 के अंदर में जो इंडो चाइना वार हुई थी, वहां से इंडिया की इमेज बहुत नीचे आ गई थी कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर में, इवन दो जो मोराल था इंडियन सोल्जर्स का वो भी काफी डाउन हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक 1965 में जब हमने लड़ाई जीती पाकिस्तान के साथ, 1971 के अंदर में दूसरी लड़ाई जीती, और इवन दो 1971 की वॉर के अंदर में हमने US का थ्रेट भी था, तो हम लोगों ने उसे कॉन्फ्लिक्ट किया, तो हमारी यहाँ ब्रांडिंग बन जाती है। एक बोल्ड स्टेप इंदिरा गांधी ने, गवर्नमेंट ने दिखाया था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट किसी के बिना किसी के प्रेशर में आए हुए पाकिस्तानी फोर्सेस को मजबूर किया था कि वो सरेंडर करें। तो ये 3 लड़ाइयां हम लोगों ने ब्रीफ के अंदर डिस्कस की हैं, बहुत ब्रीफ में डिस्कस की हैं, जो कश्मीर इशू के अंदर में हुई। नाउ कम बैक टू द की इश्यूज। कश्मीर इशू के अंदर में जो हमने कश्मीर इशू को देखा, कश्मीर इशू के अंदर में हमने 3 लड़ाइयां देखी।
बोथ द कंट्रीज कश्मीर इशू को लेकर 3 लड़ाइयां 1947-48 लड़ चुकी हैं, 1965 और 1971 के अंदर में लड़ चुकी हैं। हर इवेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट रहे थे। इंटरलाइज, ठीक है, कश्मीर इशू को लेकर के इंटरनेशनलाइजेशन देखो, पाकिस्तान ये चाहता है कि इस इशू को क्या किया जाए, इंटरनेशनलाइज किया जाए, जबकि भारत का स्टैंड ये है कि ये एक बायलैटरल इशू है एज पर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है काराकोरम रेंज में, हिमालयाज की, और इंडो पाक चाइना का ये एक ट्राई जंक्शन होता है। 76 किलोमीटर लंबा ये सियाचिन ग्लेशियर है और 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर यह फैला हुआ है, जो इसे अपने आप में एक हाईएस्ट बैटल फील्ड बनाता है ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बात क्या है, अगर आप इस पोजीशन को देखते हैं तो 1949 के कराची एग्रीमेंट के अंदर में और 1972 शिमला एग्रीमेंट के अंदर में जो बाउंड्री इंडिया की जो दिखाई गई थी, ये कराची एग्रीमेंट कौन सा है, ये 1 जनवरी 1949 के अंदर में जो मध्यस्थता हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाय यूएन के थ्रू, और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC स्टेब्लिश हुई थी, ये उसकी बात कर रहे हैं, कराची एग्रीमेंट दैट वाज, ठीक है, जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इट वाज साइंड इन कराची के अंदर में साइन हुआ था। 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट था, दोनों के अंदर ही क्या है, LOC हमारी क्या है, बाउंड्री लाइन थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए, उसके बाद ये हमारे पूरे बॉर्डर पे फैली हुई नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इट इज डिफाइंड, जो LAC है, इट इज डिफाइंड ओनली अप टू NJ 9842। ये कुछ नहीं, ये पीक का नंबर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इतनी बात है कि ये फुल्ली डिमार्केटेड, हमारा मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा रीजन है वो बाउंड्री उसकी डिमार्केटेड नहीं है। कुछ ऐसा रीजन हमारे पास है जिसकी बाउंड्री फाइनली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, वहां पे जो टेरेन है वो इतना रिजिड है, वहां पे मार्किंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट के बीच में जो हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो बाउंड्री रीजन है वो डिफाइंड है कहां तक, अप टू NJ 9842 तक डिफाइंड है, लेकिन उसके बाद का जो एरिया पड़ता है वो अभी अनडिफाइंड है, अनमार्क्ड है। उसके बाद बियॉन्ड दैट पॉइंट, ठीक है, जो लाइन है डिस्क्राइब्ड वेगली रनिंग नॉर्थ टू द ग्लेशियर, उसके बाद मतलब जो लाइन है वो सिंपली बाय वर्ड लिखा हुआ है कि नॉर्थ टू द ग्लेशियर जो है पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, और ये साउथ टू द ग्लेशियर इंडिया होगा, ये है विच इज लेफ्ट सियाचिन एरिया अनडिफाइंड, ठीक है। और इस ग्लेशियर के नॉर्थ में ये बात है कि ये पाकिस्तान है और इस ग्लेशियर के साउथ में क्या है, इंडिया है, लेकिन ये ग्लेशियर पर कंट्रोल किसका होगा, दैट वाज क्लियरली अनडिफाइंड, ये पोर्शन है। तो सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में क्या बन गया है, इशू बन गया है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे पाकिस्तान ने यहाँ पे परमिट इशू करने शुरू कर दिए सियाचिन ग्लेशियर पर, टूरिस्ट वीजा इशू कर, टूरिस्ट स्पॉट बनाने लगा इसका, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए वीजा इशू कर दिए, ताकि ये स्टेब्लिश कर पाए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो उसकी टेरिटरी के अंदर में आता है। ये काम पाकिस्तान ने किया। ऑन 13 अप्रैल 1984 इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन मेघदूत के अंदर, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी पहुंचने से पहले ही ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन मेघदूत क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी प्लान कर रही थी कि इस यहाँ पर
इस रीजन को क्या किया जाए, ऑक्यूपाई किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जैसे ही प्लान कर रही थी, उसके पहुंचने से पहले इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और इंडियन ट्रूप्स के ने कैप्चर कर लिया की पासेस को और साल्टोरो रिज के ऊपर में कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन का पोर्शन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। करंट स्टेटस क्या है, फाइनल एग्रीमेंट तो अभी तक कोई है ही नहीं। दोनों ही कंट्रीज, ठीक है, अपने ट्रूप्स मेंटेन करती हैं एक्सट्रीम कंडीशन पर, ठीक है। और यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो लड़ाइयों में कम लेकिन खराब मौसम के कारण ज्यादा उनकी डेथ होती है। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो है, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट ये एक सिंबल है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का। ये बाउंड्री जो है सियाचिन ग्लेशियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है कि अगर ये इंडिया के कंट्रोल में है तो इस ग्लेशियर से इंडिया दोनों ही पूर्व साइड क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। मतलब ये ग्लेशियर का अगर रीजन है तो इसके इधर चाइना है और इसके इधर पाकिस्तान है, और यहां से इंडिया इस ग्लेशियर पे अगर कंट्रोल है तो ये इतनी हाइट पर है, यहाँ पे दोनों के मूवमेंट, चाइना के मूवमेंट और पाकिस्तान के मूवमेंट को पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। तो ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इसी वजह से जो है इंडिया अपनी आर्मी को परमानेंटली मौजूद रखता है। वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दोनों ही पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान एक तरफ, दूसरा चाइना। की फैक्ट्स को अगर ध्यान रखें तो इसकी लोकेशन को ध्यान रखें। ये साल्टोरो रिज, ठीक है, बिटवीन जो है इंडिया के कब्जे में है। उसके बाद नॉर्थ में अगर चलेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन आ जाता है, जो पाकिस्तान का एक रीजन है। अब इसने प्रोविंस भी इसे डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज द पोर्शन ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन ही है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में आता है। और अभी रिसेंटली इन 2019 अगर बात करें तो इसने इसे अपनी क्या बनाया है, 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने सियाचिन ग्लेशियर को अच्छे से अब समझ लिया है। अब कम बैक टू द पॉइंट। सियाचिन ग्लेशियर में अगर हम देखें तो ऑपरेशन मेघदूत हमने देख ही लिया। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर में इंडिया ने लॉन्च किया था इन 1984, अभी हमने देखा, ठीक है। 1984 के अंदर में क्यों लॉन्च, एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, दैट इज डिमार्क्ड, ठीक है, दैट नॉट डिमार्केटेड बियॉन्ड एनजे 9842 तक। ये डिमार्केटेड नहीं है। क्यों डिमार्केटेड नहीं है, बैड वेदर, ठीक है। और जिसकी वजह से जो सियाचिन ग्लेशियर है अपने आप में क्या बन जाता है, एक डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है। यहाँ पर जो कैजुअलिटी होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू बैड वेदर होती है, ठीक है, बैड वेदर होती है। और 167 आर्मिंग पर्सनल लॉस्ट देयर लाइव्स इन लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। ये एक डेटा है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर। उसके बाद एक अनदर इशू है, दैट इज सीपेक। सीपेक, अब सीपेक क्या है, सीपेक इज अ पार्ट ऑफ चाइना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चाइना के BRI प्रोजेक्ट का, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो अपने आप में पास कहां से होता है, विच पासेस थ्रू पीओके, जो पीओके से पास होता है। और पीओके से पास होता है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। अब चाइना क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान से डील कर रहा है इन पार्ट, और जबकि इंडिया क्लेम करता है कि ये टेरिटरी क्या है, इंडिया की है, तो अपने आप में ये इंडियन सोवरेनिटी को क्या देता है, चैलेंज देता है। चाइना, सीपैक की फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है, किसका, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का। और ये किससे पास होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। ये स्टेटमेंट जयशंकर ने दिया था कि ये जो सीपैक है ये पास हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, तो ये अपने आप क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है इंडियन सोवरेनिटी को। उसके बाद सर क्रीक, लेट मी चेक सर क्रीक पे कुछ नोट्स अवेलेबल हो तो वहां से देख लेंगे। कारगिल वार, सर क्रीक इशू, ठीक है।
सर क्रीक इशू। सर क्रीक इशू क्या है? ये 96 किलोमीटर का एक टाइडल एस्चुरी है जो अपने आप में कहाँ है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रीजन के अंदर में है और पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस इससे लगता है। यानी कि जो पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस है, ठीक है, इसी के बीच से एक टाइडल एस्चुरी है और इधर क्या पड़ जाता है? इंडिया का गुजरात पड़ जाता है, रन ऑफ कच्छ का। मार्शी लैंड है बेसिकली, जो अपने आप में किसको बॉर्डर का काम करता है। सर्किक अपने आप में बॉर्डर का काम करता है, एक सेपरेट करता है इंडिया को किससे? पाकिस्तान से। इंडिया के साइड में ये क्या है? गुजरात स्टेट आती है, रीजन कौन सा है? रन ऑफ कच्छ रीजन है। और पाकिस्तान की साइड से देखें तो सिंध प्रोविंस को ये क्या करता है? अलग करता है। अब ये जो मार्शी लैंड है, ठीक है, और टाइडल एस्चुरी है, यानी कि समुद्र से क्या होती है, यहाँ पे टाइड्स यहाँ तक पहुंच जाती हैं और इस लैंड को क्या बनाती है? मार्शी लैंड बनाती है। तो इधर कौन सा सी आएगा? ऑब्वियसली अरेबियन सी आएगा। अरेबियन सी की टाइडल एस्चुरीज यहाँ तक आती हैं और अपने आप में ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को भी क्या करता है? सर्व करता है। अब पोजीशन क्या है यहाँ पे? ये डिस्प्यूट जो हुआ था 1914 के एग्रीमेंट से हुआ था, जब गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और रूलर ऑफ कच्छ के बीच में। वहां पे क्या किया गया? इस डिसएग्रीमेंट को, ठीक है, वहां से चला हुआ ये इशू है और यहाँ पे डिसएग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के अगर हम कहें कि इंडिया क्लेम करता है कि ये जो 96 किलोमीटर का रीजन है सर क्रीक का, इसके अंदर में जो मिड चैनल है सेंटर के अंदर में, यही क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। और ये बाउंड्री है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है जो ईस्टर्न बैंक है एस्चुरी का, वो क्या है? वो बाउंड्री, ताकि पाकिस्तान इस पूरे सरक्रीक के रीजन को अपना क्या कर सके? क्लेम कर सके। अब ये डिस्प्यूट हो गया, ये तो बात सही है। इस एरिया की इंपोर्टेंस क्या है? पहली बात तो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा टेरिटरी मिल जाएगी क्रीक की, और जिससे अगर वो एक्स्ट्रा टेरिटरी मिल गई उसे, यानी कि इंडिया की तरफ भी गुजरात की तरफ का रीजन मिल जाता है, तो उससे जो उसकी मैरीटाइम बाउंड्री बढ़ जाती है। जब मैरीटाइम बाउंड्री बढ़ेगी तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बढ़ जाएगा अरेबियन सी के अंदर में, और यहाँ पे रिच ऑयल, गैसेस और फिशिंग रिसोर्सेज हैं, ये क्या हो जाएंगे? उसको मिल जाएंगे। तो ये इशू इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो सर क्रीक का रीजन है, दैट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अरेबियन सी में उसकी रीच को क्या करता है? ये बढ़ा देता है अगर ये पोजीशन उसे मिल जाती है। करंट स्टेटस क्या है? रिजू, ठीक है, इशू अनरिजॉल्व्ड है। इसको लेकर के कई बार बातचीत की गई, लेकिन ऑब्वियसली भी, ठीक है, कोई ट्रस्ट किसी दोनों कंट्रीज में है नहीं, तो हमेशा क्या हो गई? कोई फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। नो, ठीक है, कुड नॉट रीच एन फाइनल एग्रीमेंट, कई राउंड हुए बातचीत के, ठीक है। इस रीजन के अंदर होता क्या है कि जो फिशरमैन हैं बेचारे, गरीब मछुआरे हैं दोनों ही कंट्रीज के, वो कई बार क्या कर देते हैं? एक दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं और वहां पे जो है आर्मी या क्या होता है के बीच में चंगुल में ये क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो ये यहाँ से जुड़े हुए इश्यूज हैं। की फैक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। लोकेशन क्या है? रन ऑफ कच्छ गुजरात भारत के और सिंध प्रोविंस पाकिस्तान के बीच से में ये एरिया आता है, जिसकी लेंथ 96 किलोमीटर है। मेन इशू क्या है? एग्रीमेंट को लेकर क्या है कि इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ मानी जाएगी। स्टेटस क्या है? ये ऑनगोइंग डिस्प्यूट है, नेगोशिएशन चलती हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए हैं। ये क्या है? सर क्रीक इशू है। सर क्रीक इशू भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सर क्रीक के इशू, गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। गिलगिट बाल्टिस्तान इशू का मतलब क्या है? ये वही रीजन है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पोर्शन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, इंडिया क्लेम करती है। और इसी पोर्शन के अंदर में से क्या निकलता है? सी पैक निकल रहा है, जो अपने आप में चाइना
के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने, जो मैंने बताया था, इसे प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दिया है। गिलगित पाकिस्तान को अपनी 5वीं प्रोविंस बनाया है पाकिस्तान की इन 2019। ये उसके बाद से, क्योंकि भारत ने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया था, एक यूनियन टेरिटरी क्लेम, ठीक है, बनाया था। तो पाकिस्तान ने उसी के रेस्पॉन्स में जो पीओके वाला पोर्शन है, पीओ गिलगित पाकिस्तान का रीजन है, उसे भी अपनी क्या बनाया है, प्रोविंस बनाया है। ठीक है, सिमिलर ट्रीटमेंट करते हुए, ये रिप्लाई करते हुए पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। और अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, एक इशू बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ पोर्शन ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड पाकिस्तान हैज नो राइट टू टेक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट ऑन दैट रीजन। अदर इश्यूज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एसिमेट्रिक बैलेंसिंग, पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि 1971 आते आते उसे ये समझ में आ गया था, जो कन्वेंशनल वारफेयर है, पाकिस्तानी आर्मी उसमें इंडिया को नहीं हरा सकती या इंडिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये उसकी 1977 के अंदर में ही समझ आ गया था। तो पाकिस्तान ने टेररिज्म को यूज किया टू ठीक है, डिस्टेबलाइज कश्मीर को, ताकि वो डिस्टेबलाइज कर सके और इंडिया को एक मतलब ब्लीड करा सके, टू ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। ये पॉलिसीज पाकिस्तान एडॉप्ट करता है। इसके अलावा मैनी, ठीक है, पाकिस्तान मैनी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के, जो उसने कहाँ एस्टेब्लिश कर रखे हैं, पीओके के अंदर एस्टेब्लिश कर रखे हैं अलोंग द कश्मीर बॉर्डर, ताकि वो इन्फिल्ट्रेट करा सके भारत के अंदर टेररिज्म को। इसके अलावा एक इशू क्या है, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंडशिप आफ्टर द सीपैक मतलब चाइना क्या है, ये इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि चाइना क्या है, हर कंट्री को काउंटर करने की कोशिश करता है पाकिस्तान मतलब चाइना क्या कर रहा है, हमेशा इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और इस रीजन के अंदर हर कंट्री को वो इस्तेमाल करता है ताकि वो भारत को काउंटर कर सके। तो पाकिस्तान, क्योंकि भारत की पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और ताकि वो उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और ये प्रोस्पेक्ट बनते हैं, पहला हेडिंग आता है प्रोस्पेक्ट ऑफ टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट। चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, एक लड़ाई भी हुई है, और हमारे पास हमें जो LAC है, चाइना से बॉर्डर लाइन है, वहां से भी हमें लगातार इन्फिल्ट्रेशन, चाइना क्या करता रहता है, इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है। तो उस तो हमें ये हमेशा इन दोनों की दोस्ती से ये लगता है कि भारत में कभी भी अगर नॉर्थ में लड़ाई होती है, तो हमें पाकिस्तान के साथ अगर कोई लड़ाई होती है, तो ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है कि चाइना के साथ भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भी क्या हो, लड़ाई स्टार्ट कर दे और हम लोगों को टू फ्रंट पर क्या करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े। इनफैक्ट अगर अभी आप देखेंगे पहलगाम के अंदर में हमने ऑलमोस्ट ये भी आया था कि 1.5 फ्रंट तो हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन 1.5 फ्रंट पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, पहलगाम अटैक के बाद जब हमने पाकिस्तान के ऊपर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये अभी देखेंगे हम, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के अंदर में और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो उस समय पर इंडियन मूवमेंट्स, इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स की इंटेल प्रोवाइड कर रहा था, चाइना हेल्प कर रहा था उसकी पाकिस्तान को। इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट चाइना को बता रहा था बाई सच, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास सैटेलाइट्स हैं, और उन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए इंडियन मिलिट्री की आर्मी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट या पोजीशंस वो अपनी इंटेल यूज कर रहा था, सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहा था, और रियल टाइम डेटा पाकिस्तान को क्या कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट
तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया किस किस से लड़ रहा था, एक फ्रंट पे तो पाकिस्तान से लड़ रहा था, बट साइकोलॉजिकली ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किसके साथ हो रही थी, चाइना के साथ भी थी। तो डेढ़ फ्रंट के ऊपर में तो हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट भी है। चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान को यूटिलाइज कर रहा है ताकि वो इंडिया को एनसर्कल कर सके, और ऐसा वो करता है सीपैक के जरिए, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट भी अपने आप में एक सीपैक का ही हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर में ये ग्वादर पोर्ट है। इट इज मैनेज्ड बाय अ चाइनीज कंपनी, तो ये चाइना इसे मैनेज या एडमिनिस्ट्रेट करता है एज अ पार्ट ऑफ सीपैक। राइजिंग चाइना पाकिस्तान, ठीक है, ईरान एंड रशिया एक्सेस, ठीक है। अब ये क्या है, रशिया इनफैक्ट इंडिया के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनके साथ भी इनके रिलेशंस, ठीक है, बढ़िया हैं। तो ये एक ऐसी राइवलरी है जिसके आउटकम्स क्या होते हैं, अनसर्टेन है, हमेशा खतरा बना रहता है चाइना पाकिस्तान ईरान को लेकर के इंडिया का। तो ये भी एक इशू है जो इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगला इशू है ट्रेड का। ट्रेड तो हमारी पाकिस्तान के साथ बंद है, ठीक है। आफ्टर मैथ ऑफ टेरर अटैक इन पुलवामा, पुलवामा के बाद जो हमने टेरर अटैक हुआ था इंडिया के अंदर में 2019 में, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। कहां से, किससे, पाकिस्तान से। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर में हम लोग हर कंट्री के साथ जो व्यापार करते हैं, जो WTO के मेंबर हैं और एग्रीमेंट इनके साथ हो जाता है, तो हर कंट्री को ट्रेड करने में कुछ कंसेशंस देते हैं। तो ऑब्वियसली हमने ये कंसेशन इन्हें भी दिए थे। और WTO एग्रीमेंट जो हमने पाकिस्तान को ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कब था, 1996 में पाकिस्तान को हमने ये दर्जा दिया था। WTO की स्थापना जो होती है 1995 के अंदर में हुई, ठीक है। तुरंत ही इंडिया ने इसे ज्वाइन भी किया था, और 96 के अंदर में WTO का स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमने किसे दिया था, पाकिस्तान को, जो हमने वापस लिया पुलवामा अटैक 2019 के बाद से। और तभी से जो है हमारी पाकिस्तान के साथ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी तरीके की बैन है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी की तो बात ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस अगर होती है पाकिस्तान के अंदर में, जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम है, देयर जो उनका रुपया है वो कंटिन्यूसली बहुत डाउन हो रहा है, कंटिन्यूसली उसे IMF के पास जाना पड़ता है लोन के लिए। तो ये पोजीशन इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसी भी समय पर वहां की करेंसी क्या हो सकती है, एक तरीके से फॉल, गिर सकती है। अब अगर पाकिस्तान में ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसका भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, उसके इम्प्लीकेशंस भारत के अंदर में नेगेटिव ही होंगे अगर होंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक, ठीक है, क्राइसिस है, तो इसका फायदा पहली बार चाइनीज उठाएगा, ठीक है, चाइना उठाएगा। और ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान के अंदर है तो चाइना की स्टेट, ठीक है, वो उसका झुकाव किसकी तरफ रहेगा, चाइना की तरफ रहेगा, कुछ चाइना से हेल्प वगैरह लेगा, और चाइनीज इस बात का फायदा उठाएंगे। पहला, इतिहास के अंदर में, ठीक है, उसने दूसरे कंट्रीज से मदद ली है। जो पाकिस्तान के अंदर में अगर इकोनॉमिक या मिलिट्री एड हमेशा लेता रहा है ग्लोबल पावर से, USA से, USSR से मदद लेता है, ठीक है, और उस मदद को वो इस्तेमाल करता है एंटी इंडियन एक्टिविटीज से। पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, मिलिट्री एड के अंदर में इकोनॉमिक एड भी लेता है, पैसे तो लेता ही लेता है कंट्रीज से, दूसरा मतलब मिलिट्री एड भी लेता है। इसके अलावा चाइना का इंटरेस्ट स्टेबिलिटी में क्या है, चाइना भी चाहता है कि इस रीजन में अब क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा या फुल स्केल वॉर ऐसा भी चाइना क्या अवॉइड करता है। चाइना अपनी डोमिनेंस चाहता है,
कि हाँ दबदबा मेरा रहे, लेकिन स्टेबिलिटी या पीस हमेशा कोशिश करता है। डिस्पाइट एलियंस चाइना, ठीक है, प्रायोरिटाइज करता है रीजन के अंदर स्टेबिलिटी रहे। क्यों? टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट। इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर चाइना ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है। एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर में सीपैक के अंदर भी चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्वादर पोर्ट जो अपने आप में सीपैक का हिस्सा है, उसे भी चाइनीज कंपनी क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है। तो वहां पे मेजर इन्वेस्टमेंट है, और इसी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना हमेशा चाहता है कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए। उसके बाद पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक क्राइसिस रहे तो उसके स्ट्रेटेजिक आउटकम्स जो निकलेंगे वो अनसर्टेन है। हम उन्हें मतलब इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है, अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक आउटकम हुए तो एंटी इंडियन एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी भारत के अंदर में, ये भी देखा गया है। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया नीड टू स्ट्रेटेजिक, इंडिया को करना क्या चाहिए, इंडिया को नीड टू एंगेज पाकिस्तानी की एक्सटर्नल डोनर्स। जो भी पाकिस्तानी डोनर्स हैं उन्हें एंगेज करना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को क्या ना हो, फंडिंग जितना भी मैक्सिमम हो सके उसकी फंडिंग को, ठीक है, कंट्रोल किया जाए। क्यों? क्योंकि इस फंड का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी जनता के अंदर, ये अपनी ग्रोथ के अंदर में कम बल्कि एंटी इंडियन एक्टिविटीज के अंदर में क्या करता है, ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया इस चीज पर फोकस करती है, आईएमएफ पर फोकस करती है, ठीक है, कि उसे पाकिस्तान को कहा जाया जाए, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट के अंदर में डाला जाए। आईएमएफ पर दबाव बनाया जाता है कि उसे जो है फंडिंग को उसे पोस्टपोन किया जाए, और कंटिन्यूसली असेसमेंट करती रहे, जो भी मॉनिटर करे, जो भी सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान की, जो भी प्लान है, ठीक है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के अंदर उन्हें कंटिन्यूसली एसेस करने का रास्ता है। तो ये वे फॉरवर्ड तो बहुत सिंपल है, हमें यही करना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी से पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे। 1998 के अंदर में, सॉरी 1998 के अंदर में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था, और 1998 के अंदर में पाकिस्तान भी क्या हो गया था, न्यूक्लियर पावर हो गया था। उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, लगभग 1999 के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो विजिट करते हैं पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर में, और उसी समय पर 1999 में उनकी वापसी के बाद हमें बदले में मिलती है कारगिल वॉर। तो ये दो इवेंट हम लोगों को डिस्कस करने हैं, नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान में यात्रा होती है 1999 के अंदर में, फरवरी 1999 वो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और ये जाते हैं बाय बस, और इसे कहा गया बस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। पर्पस क्या था इसका, इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि वो इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन को क्या कर सके, बेहतर कर सके, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट ये थी कि यू कैन नॉट चेंज द योर नाइबर, आप अपने नाइबर को, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, ये आपको विरासत में मिले हैं, तो आपको इन्हीं के साथ रहना है, और अगर इनके साथ रहना है तो क्यों ना इनसे रिश्ते अच्छे किए जाए। इसी रिश्ते के अच्छे करने के लिए वो एक बस लेकर के बस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव स्टार्ट करते हुए कहाँ गए थे, लाहौर गए थे। ही ट्रेवल्ड टू लाहौर टू मीट, उस समय पे पाकिस्तानी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात करने वो गए थे। इसी मुलाकात के दौरान 21 फरवरी 99 के अंदर में क्या होता है, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है।
लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर में वही बातें हुई कि भाई आगे के जो इश्यूज हैं हम उन्हें पीसफुली सुलझाएंगे, रेस्पेक्ट करेंगे किसकी, लाइन ऑफ कंट्रोल की कश्मीर के अंदर में। ये कुछ बातें साइन हुई, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रेंथन करेंगे न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं। मैंने बताया कि 1998 तक दोनों ही कंट्रीज क्या थी, न्यूक्लियर पावर हो गई थी। तो बेसिकली ये करेंगे कि भाई कोई दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं तो दे मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल स्टेट, एक्ट लाइक ए रेस्पॉन्सिबल स्टेट, और वो न्यूक्लियर पावर का, ये न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। इस चीज को एग्री किया, बेसिकली रिलेशन को अच्छे करने का प्रयास किया गया, ठीक है। मतलब जो विजिट थी सिंबलाइज की गई कि भाई इस अब विजिट हुई है तो पीस और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होगा बिटवीन टू कंट्रीज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि बदले में क्या मिली, जब अटल बिहारी वाजपेयी या भारत को बदले में मिलती है कारगिल वॉर। इसके कुछ महीने बाद ही कारगिल वार होती है, ठीक है, जुलाई 1999 में, फरवरी में वो गए, और मई और जुलाई के अंदर में 99 के अंदर में कारगिल वॉर शुरू होती है। अब ये कारगिल वॉर के अंदर में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे और मिलिटेंट्स थे, उन्होंने LOC के आसपास को क्रॉस किया और हाई एल्टीट्यूड इंडियन पोस्ट, भारत की पोस्ट कारगिल सेक्टर के अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में उन्होंने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। उसके बाद ये, ठीक है, और ये इनके कुछ एरियाज दे रखे हैं, द्रास, बाल्टिस, ठीक है, बटालिक सेक्टर और टाइगर हिल, ठीक है। ये आप कारगिल मूवी के अंदर में देख सकते हैं। तो ऑपरेशन जो था, ये नवाज शरीफ भी ये कह रहे थे कि भाई इस ऑपरेशन की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। दैट ऑपरेशन वाज सीक्रेटली प्लान्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो उस समय पे जनरल परवेज मुशर्रफ थे, आर्मी के चीफ। उन्होंने ये ऑपरेशन सीक्रेटली प्लान किया था, इवन दो नवाज शरीफ डोंट नो अबाउट दिस, ये उन्होंने बयान भी दिया था। सिविलियन गवर्नमेंट को बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अप्रूवल के जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान किया था। मेजर इवेंट इसके अंदर में क्या हुए, ऑपरेशन कारगिल, जो कारगिल वॉर हुई उसके अंदर में जो भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज ऑपरेशन विजय। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी का था। इसके अलावा एक इंडियन एयरफोर्स ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन कहा ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके अंदर में एनिमी, ठीक है, टारगेट, एयरफोर्स ने टारगेट किया एनिमी पोजीशंस को एट देयर हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब एयरफोर्स ने कुल मिलाकर के ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। आउटकम क्या हुए कारगिल वॉर के, ऑब्वियसली कारगिल वॉर वाज, मतलब 26 जुलाई 1999 को हमने ये इस लड़ाई को जीता। और उसके बाद 26 जुलाई उनको ही हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सर क्रीक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब टेरर से रिलेटेड, टेररिज्म से कुछ अटैक्स हम लोग देखेंगे। टेररिज्म एक्टिविटी, इंपोर्टेंट एक्टिविटी। पाकिस्तान ने उरी अटैक किया 2016 के अंदर में। बदले में भारत ने उसको क्या की, फर्स्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक की। डेट क्या है अब यहाँ पे देख लेना, 18 सितंबर। डेट इज नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट, बट एक आइडिया होना चाहिए। 2016 के अंदर में क्या होता है, पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तानी बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद है, ग्रुप है, जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप है, उसने बेसिकली एक उरी अटैक कराया। डेट थी 18 सितंबर 2016। ये उरी है कहाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इसके अंदर इसने क्या किया, 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट थे
जिन्होंने अटैक किया इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर में अर्ली मॉर्निंग, सुबह के अंदर में, और सुबह सुबह भारत की आर्मी के मतलब सोते हुए जवानों पे इन्होंने फायर को ओपन कर दिया। अब जब वो सो रहे थे तो वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में भी ठीक से नहीं थे। इस अटैक के अंदर में 19 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, मारे जाते हैं, और ये वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक माना जाता है इंडियन आर्मी के ऊपर में। इसको प्लान करने वाले परपेटर्स कौन थे? ये परपेटर जैसे मैंने अभी बताया, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप है, उसने इसकी क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी, टेररिस्ट इसको प्लान किया था। इंडिया ने इसके बदले में 10 दिनों बाद 18 सितंबर को अटैक हुआ और 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की, और वो सर्जिकल स्ट्राइक मतलब LOC क्रॉस किया और डिस्ट्रॉय किए कुछ टेररिस्ट लॉन्च पैड, डिस्ट्रॉय किए कहाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। इस समय पे इंडिया ने पाकिस्तान को अंदर डीप पाकिस्तान में जाके क्या नहीं किया था, हिट नहीं किया था। जो एरिया था टेररिस्ट लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए गए थे वो POK के अंदर थे। स्ट्राइक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानी जाती है कि अब इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी फॉलो करेगा कि भाई अब क्या है कि अगर किसी ने हम पर अटैक किया तो वी कैन क्रॉस द बॉर्डर, वी कैन हिट देम हार्ड। ये एक बेसिकली शिफ्ट था इंडियन पॉलिसी के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट अटैक पुलवामा हुआ 2019, मैंने अभी अभी बताया, इसके बाद रिकॉल करने के लिए बता देते हैं। इसके बाद इन पाकिस्तान का हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या कर दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये पुलवामा अटैक होता है 14 फरवरी 2019 के अंदर में ये अटैक हुआ, और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक किया गया। इसके अंदर में क्या था, एक कार थी, सुसाइड बॉम्बर था, जो कार को बेसिकली कार के अंदर बॉम्ब था, उस कार को टकरा देता है एक CRPF कॉन्वॉय के साथ, और इस कॉन्वॉय के अंदर में 2500 पर्सनल क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। जब ये कार को टकरा देता है तो यहाँ पे ब्लास्ट होता है, और जब ब्लास्ट होता है तो 40 CRPF के जवान इसके अंदर में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस जो अटैक है इसको भी प्लान किसने किया था, जैश ए मोहम्मद ने प्लान किया था, और ये भी क्या है, पाकिस्तान मतलब जो वही अगेन पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप है। इंडिया ने इसके रेस्पॉन्स में अगेन अपनी एक स्ट्राइक प्लान करती 26 फरवरी को। 26 फरवरी को इंडिया एक एयर स्ट्राइक करता है, और ये स्ट्राइक को किस नाम से जाना जाता है, बालाकोट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर आता है। ये POK के अंदर नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के अंदर नहीं है, POK के अंदर नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, डीप इन पाकिस्तान, यानी कि मेन पाकिस्तान के अंदर में हम लोग, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, एंटर करती है, इंडियन बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है, और ये फर्स्ट इंडियन एयर ऑपरेशन था विच वाज हिटेड डीप इनसाइड द पाकिस्तान सिंस 1971। 1971 की लड़ाई के अंदर में भी इंडियन आर्मी ने, ठीक है, जो आर्मी है उसने बॉर्डर क्रॉस किया था, और उसके बाद 1971 के बाद 2019 के अंदर में एयर फोर्स ने बॉर्डर क्रॉस किया और कुछ कैंप्स वगैरह वहां के डिस्ट्रॉयड किए। इन ऑन नेक्स्ट डे 27 फरवरी को क्या किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन के नाम पे कुछ एयरक्राफ्ट भारत के अंदर में अपने फाइटर जेट्स भेजे, बदले में, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, इधर से इंडियन जेट्स भी गए, तो बदले इसी जेट्स के दौरान जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो पाकिस्तानी एरिया के अंदर में दे वर कैप्चर्ड, बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों ही अटैक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू को दर्शाते हैं।
इंडियाज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स को भी ये दोनों अटैक्स ने दर्शाया कि अब इंडिया का जो रेस्पॉन्स होगा वो मिलिट्री रेस्पॉन्स होगा। इंडिया अब रिक्वेस्ट नहीं करेगी, कोई प्रूफ वगैरह किसी को नहीं देगी, या जो डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स है इस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए, बल्कि क्या है, मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। इट इज अ मेजर स्विफ्ट इन देयर काउंटर टेरर पॉलिसी। जहां भी टेरर होगा, टेररिस्ट होगा जो भारत के अंदर में, इंडियन टेरिटरी के अंदर में क्या कराएगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम वो किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी देश के अंदर क्यों ना हो, वी कैन, ठीक है, गो फाइंड देम एंड हिट देम हार्ड। ये पॉलिसी भारत के अंदर में इस एयर स्ट्राइक के बाद से प्रूव हुई। उसके बाद दीज इंसिडेंट इंक्रीज्ड इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। भारत ने डिप्लोमेटिकली लेवल के भी अंदर में भी पाकिस्तान को क्या किया, आइसोलेट करना शुरू किया। तो यहां भी एक डिप्लोमेटिक मूव था। इसके बाद हम वापस आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, इसे भी कवर करते हैं, फिर अपने नोट्स पर चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में क्या है बैकग्राउंड, ठीक है, ये है कि जो पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 के अंदर में, तो इंडस रिवर सिस्टम को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, इसके वाटर को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इसके अंदर में 6 रिवर्स को, ठीक है, नो कवर किया गया है। एक तो ईस्टर्न रिवर है रावी, ब्यास और सतलज। वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चिनाब। ये इन 3 रिवर्स का कंट्रोल किसके पास है, इंडिया के पास। इंडिया इस 3 रिवर्स के पानी को जैसे मर्जी चाहे यूज करे, लेकिन यहाँ पे इन जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इन 3 रिवर्स को के पानी को इंडिया यूज तो कर सकता है, बट लिमिटेड यूज है। कैसे है वो भी अभी देखेंगे। लिमिटेड यूज कर सकता है, यानी कि वो इस पानी को किसी भी तरीके से स्टोर नहीं कर सकता, और अगर ये देखा जाए, ना तो स्टोर कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। यहाँ पे वो डैम्स तो बना सकता है, वो प्रोजेक्ट तो लगा सकता है, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे सारे के सारे, यानी कि इसके इन तीनों के जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है, उसके फ्लो को अफेक्ट नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका फ्लो अफेक्ट होता हो। अब ये जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है, जो 6 रिवर्स का सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर वो में 3-3 रिवर को इसे बांटा गया। अगर इसकी रिवर को, ठीक है, ये डिस्प्यूट हुआ था शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज को लेकर के बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस वाटर रिसोर्सेज को मतलब वाटर शेयरिंग को के लिए ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। एंड ट्रीटी वाज साइंड इन वेरी अर्ली पीरियड, ठीक है, 19 सितंबर 1960 में कराची के अंदर में हुई थी। इट वाज साइंड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान थे, उनके बीच में ये साइन हुआ। इट वाज मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसमें क्या था, एक मीडिएटर था, तो उसकी मध्यस्थता में ये कराची के अंदर में क्या हुई है, ट्रीटी साइन हुई है। उसके बाद ये 6 रिवर्स हमने डिस्कस कर लिया। इसका 3 रिवर्स का पानी, ईस्टर्न रिवर का पानी एलोकेट किया गया इंडिया को, वेस्टर्न रिवर्स का पानी एलोकेट किया गया पाकिस्तान को। इंडिया जो है लिमिटेड यूज करेगा वेस्टर्न रिवर्स का, इरिगेशन प्रोजेक्ट कर सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई भी डोमेस्टिक पर्पज से पानी को यूज कर सकता है, लेकिन लेकिन कभी भी स्टोरेज और पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं, एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई, स्टैब्लिश की गई, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वाटर डिस्प्यूट्स होता है ट्रीटी को लेकर के, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ डेटा को लेकर के, उसे क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर में। क्यों माना जाता है भैया, ये इस 3 लड़ाइयां 1900 से, ठीक है, मतलब 47 वाली तो पहले ही हो गई थी, बट सेवरल वार्स 65, 1965, 1971, और इवन दो 1999 कारगिल वार, इन 3 लड़ाइयों के होने के बाद भी इस ट्रीटी को कोई फर्क
नहीं पड़ा, ये ट्रीटी चलती रही, इसलिए इसे वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है। डिस्पाइट ऑफ सेवरल वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ट्रीटी हमेशा क्या रही, फोर्स में रही, बट इंडिया सस्पेंडेड दिस ट्रीटी आफ्टर पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक को भी हम अभी देखेंगे। 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ था, जिसके अंदर में कुछ टूरिस्ट के कश्मीर के अंदर मार दिए जाते हैं। तो ये पहलगाम अटैक के बाद इस ट्रीटी को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, और दैट वाज द रीजन कि ये ट्रीटी इस समय पे अपने आप में न्यूज में बनी हुई है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें रीसेंट इशू क्या क्या है इस ट्रीटी को लेकर के, भाई ऑब्वियसली डैम देख लेना, इस पे बगलिहार डैम है और किशन गंगा प्रोजेक्ट है। इन्हें लेकर के जो है डिस्प्यूट में रहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर में कुछ डैम्स बनाए हैं, तो इन डैम्स को लेकर के पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, इंडिया को ब्लेम करता रहता है, ठीक है। हालांकि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट थे, बट अब तो ये एक फुल फ्लैश डैम के अंदर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। की फैक्ट्स क्या है हम लोग कवर कर चुके हैं, क्विक नोट्स ये मतलब अगर देखें तो 19 सितंबर 1960 के अंदर में इस ट्रीटी को साइन किया। मीडिएशन किसने की, वर्ल्ड बैंक ने की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे साइन किया था। अयूब खान पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था। डिवीजन किया गया ईस्टर्न रिवर्स से और वेस्टर्न रिवर्स से। तीन तीन रिवर्स थी, 3 एलोकेट की गई इंडिया को और 3 एलोकेट की गई पाकिस्तान को। सुपरवाइजरी बॉडी परमानेंट इंडस कमीशन है। ये हम लोगों ने यहां तक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने पूरी तरीके से अभी कवर कर ली है। एक बार रीड कर लेते हैं इन नोट्स को भी, ताकि जो है कुछ चीज अगर छूट गई है तो वो यहाँ पे कवर हो जाए। बैकग्राउंड के अंदर में अगर जाते हैं तो पाकिस्तान ने, ठीक है, रिपीटेडली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट करता है कि जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर इंडियन साइड के अंदर में, ठीक है, उनको लेकर के पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, भारत को ब्लेम करता रहता है। इंडस वाटर ट्रीटी और उससे जुड़े हुए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या था, कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, एक एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में ने साइन किया है, ताकि वो वाटर को यूज कर सके इंडस रिवर के और उसकी ट्रिब्यूटरी के। इट इज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक ने इसे मीडिएट किया गया था, साइन किया गया था कराची 1960 के अंदर। हम लोग देख चुके हैं ये सब। इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में जो साइन की गई थी। क्यों, क्योंकि ठीक है, किलिंग ऑफ 26 टूरिस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में पहलगाम के अंदर में ये मार दिए गए। उसके बाद इंडिया की पोजीशन क्लियर है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं चल सकती। टेरर और ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, ठीक है। टेरर और ट्रेड यानी कि जब तक पाकिस्तान टेरर बंद नहीं करेगा, हम उसके साथ ना तो व्यापार करेंगे ना ही उसके साथ बात करेंगे। और वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। पानी और खून, अगर पाकिस्तान हमारा खून, नागरिकों का, हमारे सिटीजन्स का खून बहाएगा तो हम उसे पानी नहीं दे सकते। तो ये जो इंडियन पॉलिसी है दैट इज फ्रेम्ड बाय पीएम मोदी के स्टेटमेंट थे, और ये पोजीशन क्लियर कर दी भारत ने आफ्टर पहलगाम अटैक ऑफ 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। पहलगाम अटैक होता है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर में। अब ये ट्रीटी के क्या है, कुछ लीगल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। पहली बात, ऐसा ट्रीटी के अंदर क्या कोई प्रोविजन है कि इसे कोई भी एक पार्टी विड्रॉ कर सकती है? तो ऐसा ट्रीटी के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर यूनिलैटरल विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी एक पार्टी इस ट्रीटी को क्या नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होगा टर्मिनेट कैसे होगा। यूज ऑफ वियना कन्वेंशन, भारत तो इसका पार्ट ही नहीं है, लीगली एम्बिगुअस हो, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये यहाँ पे नहीं चल सकता।
तो अब पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है कि वो इस ट्रीटी को लेकर के चैलेंज करेगा इंडिया को एट द इंटरनेशनल लीगल फोरम्स लाइक वर्ल्ड बैंक, जो मीडिएटर था अपने आप में, वहां इंडिया को चैलेंज करेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडजुडिकेशन, इस पर चैलेंज करेगा। यूनाइटेड नेशन जी, ठीक है, यूएन के अंदर में भारत को चैलेंज करेगा, क्योंकि भारत जो है इस ट्रीटी को वो कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के साइड से लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे? पहली बात तो इंडिया को क्या हो जाएगा, जब पाकिस्तान के इंडिया में गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, जो वेस्टर्न पार्ट थी इंडस की, उनका कंट्रोल मिल जाएगा। वहां पे पानी को हम लोग डैम्स वगैरह बना करके पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। जब फ्लो को रोक सकते हैं तो हम उन्हें पानी को डाइवर्ट भी कर सकते हैं टूवर्ड, और जिसका बेनिफिट हमें इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन फार्मर्स को मिलेगा। तो ग्रेटर कंट्रोल होगा इंडस पर, झेलम पर, चिनाब पर, जो भारत के अंदर में वाटर फ्लो को क्या कर देंगी, अफेक्ट करेंगी। दूसरा, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पाकिस्तान में आर्टिफिशियल ड्राफ्ट या फ्लड आएंगे, पानी छोड़ेंगे बिना बताए, क्योंकि डेटा तो शेयर अब होगा नहीं, बिना बताए पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई, पानी रोक लिया तो वहां पे सूखे जैसे हालात बनेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर प्रभावित होगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रभावित होगी। इसके बाद पाकिस्तान इंटरनल वाटर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएगा, वहां पे किसी मतलब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा इंटरनली, और वहां पे जो है जब इंटरनल डिस्प्यूट होगा तो मतलब वहां के लोग पंजाब वर्सेस सिंध के लोगों के अंदर में क्या हो जाएगा, इस डिस्प्यूट को लेकर के आपस में क्या है, लड़ाइयां, और वैसी वाली सिचुएशन, एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटजिक गैप्स, ये छोड़ दो, ये कोई हमें मतलब डेटा है, याद करने की जरूरत नहीं है, रीड कर लेना, कोई जरूरत नहीं है वैसे इनकी। इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, अगर हमने मतलब इस इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन का पाकिस्तान पर क्या होगा, वाटर इनसिक्योरिटी पैदा होगी, ठीक है, पानी की सप्लाई ऑब्वियसली होगी, एग्रीकल्चर प्रभावित होगी, हम लोग कवर कर चुके। उसके बाद एनर्जी शॉर्टफॉल भी होगा, क्योंकि जब हम पानी को कंट्रोल करेंगे, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है वो प्रभावित होगी, और पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस भी हो सकती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सीलेट हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज के को वो हो सकती है, मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाएंगी, मतलब पाकिस्तान भारत के बीच में टेंशन बढ़ेंगी, वो तो ऑब्वियसली जब ट्रीटी सस्पेंड हुई है तो बढ़ेंगी ही। और इंटरनेशनल लीगल एक्शंस भी पाकिस्तान ले सकता है, यूएन के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ताकि वो इंडिया को पोर्ट्रे कर सके कि इंडिया ने जो ये गलत किया है, ट्रीटी का वायलेशन करके, ये इंडिया का गलत मूव है। डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, जो पाकिस्तान के अंदर वाटर स्केर्सिटी आएगी, फील्ड हार्वेस्ट वो, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर प्रभावित होगी, उससे वहां के लोगों में अनरेस्ट पैदा होगा, वहां पे दंगे हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट गिर जाए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिलाइनमेंट क्या हो सकता है, पाकिस्तान में सी ग्रेटर कॉर्पोरेशन विद चाइना। अब जब पाकिस्तान क्या कर सकता है, जब पाकिस्तान के अंदर इतनी दिक्कतें होंगी तो वो, ठीक है, मदद मांगने किसके पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा, या उसके दूसरे एलाइज के पास जाएगा, ठीक है, पानी के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, तो वो दूसरे कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में भी आएगा, ये में भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक प्रेसिडेंट, एक मतलब एक प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल के रूप में सर्व हो जाएगा, जो अफेक्ट करेगा इंडिया वाटर टाइज विद चाइना। यानी कि कल को हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइना हमारा पाकिस्तान पानी बंद कर दे, ठीक है, और अगर हम कुछ कहते हैं तो वो भी रिप्लाई में कह सकता है कि आपने भी तो पाकिस्तान का पानी बंद किया है, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में तो खैर हम ही भेजेंगे, या नेपाल या श्रीलंका, इनके लिए क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। चाइना भी चाहे तो वो विदहोल्ड कर सकता है हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है, जैसा उसने डोकलाम के अंदर किया था। ये डोकलाम वाला इशू, डोकलाम इशू, हम लोग चाइना के रिलेशन, या जो रिलेशन है भूटान के रिलेशन, मतलब चाइना के रिलेशन के साथ हम लोग इसे कवर करेंगे। तो चाइना हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो हमें इशू करता है, बताता है, उसको रोक सकता है, शेयर करने से रोक सकता है, ठीक है, ये है। हालांकि इसे लेकर के हमारा चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं है, बट चाइना जो है, मतलब डेटा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा हमारे साथ शेयर कर रहा है कि कब पानी छोड़ा है, कितना छोड़ेंगे, ताकि हम लोग उसे प्रिपेयर हो जाएं अकॉर्डिंगली। गंगा ट्रीटी जो बांग्लादेश के साथ है, इट इज ड्यू फॉर रिन्यूअल इन 2026 के अंदर, इसे भी रिन्यूअल किया जाना है, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सस्पेंडिंग, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया को स्ट्रेटेजिक स्टांस तो है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन हमारे सामने इसके लीगल चैलेंजेस भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है या नहीं है कि हम पानी को पूरी तरीके से रोक पाए, और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं, ताकि हमें दूसरे नेशन से किस तरीके से इंटरनेशनली फेस करना होगा, या किस तरीके से अपने आप को उनसे प्रिपेयर कराना होगा। लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी साउथ एशिया की, ये डिपेंड करती है ऑन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रेदर देन यूनिलेटरल। अकेले डिसीजन करके इंडिया, पाकिस्तान या चाइना कोई भी डिसाइड करके यहाँ का वाटर सिक्योरिटी को मैनेज नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी लोगों के लिए पानी अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, और इसमें सभी का कंट्रीज कोऑपरेट करें, तभी इस वाटर सिक्योरिटी या वाटर क्राइसिस को हम लोग डील कर सकते हैं। बेटर सिचुएशन तो ये है। नाउ कम टू द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में भारत ने लॉन्च किया था 7 मई 2025 को। क्यों, ये क्या है, एक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक थी, जिस एयर स्ट्राइक थी, मिसाइल स्ट्राइक थी, यानी कि हमने अपने एयर मतलब जेट्स का भी इस्तेमाल किया, मिसाइल से भी फायरिंग की, जिसके अंदर हमने टारगेट किए थे नो टेरर लिंक साइट, जिस और कहाँ की थी, पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वी हैव हिटेड 5, ठीक है, 5 साइट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी, और डीप इन साइड 4 साइट पाकिस्तान के अंदर थी, ठीक है। ये ऑपरेशन जो था इन रिलेशन टू पहलगाम टेरर अटैक था। पहलगाम टेरर अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ था, जिसके अंदर में 26 लोग हमारे मारे गए थे, ठीक है, मारे गए थे। और अटैक लिंक था द रेजिस्टेंस फ्रंट, मतलब ये अगेन एक टेरर बेस्ड ग्रुप है। इट इज बैकअप बाय लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, लश्कर ए तैयबा जो अपने आप में एक पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का एक रूप है, इसी का एक छोटा ग्रुप है, या इसी का एक सब ग्रुप है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने ये पहलगाम अटैक कराया था, ठीक है। हाईलाइट क्या है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जॉइंट एफर्ट था, इसके अंदर में आर्मी को इंक्लूड किया गया, नेवी को इंक्लूड किया गया, एयर फोर्सेस को इंक्लूड किया गया। स्ट्राइक लगभग 23 मिनट तक चली। सभी वेपन्स जो लॉन्च किए गए थे वो इंडियन टेरिटरी में थे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इवन वी कैन, ठीक है, हमने अपनी जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे भी पार नहीं किया। कोई जेट्स, कोई एयरक्राफ्ट हमारा पाकिस्तानी है, इवन दो POK के अंदर एंटर नहीं करता, लेकिन हमने अपनी कैपेबिलिटी को शो किया कि इंडियन टेरिटरी के अंदर से रहते रहते ही हमने पाकिस्तान के अंदर इन डीप पाकिस्तान के अंदर में हमने जाकर के स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर एक नई रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है कि अगर कोई इस टेरर इज स्टेट पॉलिसी, अगर किसी ठीक है, स्टेट टेरर किसी की स्टेट पॉलिसी होगा,
तो उस स्टेट को भी उसके विजिबल और फोर्सफुल रेस्पॉन्स या उसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। इस तरीके की बात, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने बेसिकली इस तरीके का मैसेज दिया। सिग्निफिकेंस क्या है ऑपरेशन सिंदूर की? इसके अंदर में हमने ठीक है डिसमेंटल किए टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर किसके? जैशे मोहम्मद के और लश्कर ए तैयबा के। ठीक है, इसके अंदर अवॉइड किया गया, हमने टारगेट को अवॉइड किया था कि पाकिस्तानी मिलिट्री और कोई भी सिविलियन नुकसान इसके अंदर में कैजुअलिटी ना हो। प्रिसीजन स्ट्राइक रखी थी कि हमने जो है मतलब टेररिस्ट बेस्ड के जो कैंप हैं उन्हें ही टारगेट किया था। 9 लोकेशन वर हिट, 4 इन पाकिस्तान जैसे मैंने बताया, और 5 इन पीओके के अंदर में इस्तेमाल की गई थी। कौन कौन से वेपन यूज हुए दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप खाली नाम है एक बार देखना चाहें तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली एक बार अगर देखना चाहे तो देख लो। स्कल्प क्रूज मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल किया था। ठीक है, एक हैमर म्यूशन का इस्तेमाल किया था, ये फ्रेंच से है। उसके बाद एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये इसका इस्तेमाल किया था। ये दो हमारे पास S-400 जो हमने किससे लिया है? रशिया से लिया है, इसका इस्तेमाल किया था। आकाश डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है? ये रशिया से जो लिया है S-400 दैट इज डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। और भारत का जो है आकाश है ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको हमने जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये भारत ने ही बनाया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये टॉपिक इस पे देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC। ये टॉपिक तो हमारा कवर हो गया, बट मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं जब दे रखा है तो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC, बेसिकली ये क्या है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 57 मेंबर स्टेट्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करती हैं। कलेक्टिव मुस्लिम वर्ल्ड है के अंदर में जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। भारत जो कि अपने आप में एक मुस्लिम पॉपुलेशन रूल करता है, भारत के अंदर में वन, ठीक है, इंडिया जिसके अंदर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वन ऑफ, हाँ यही मैं कह रहा था। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपको ठीक है इंडोनेशिया के अंदर में देखने को मिलेगी आई थिंक। लेकिन हाँ, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के अंदर है। तो लेकिन फिर भी भारत इसका मेंबर नहीं है। तो IOC और सॉरी जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम की कलेक्टिव वॉइस के लिए की गई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी मुस्लिम कंट्रीज, ऑलमोस्ट 57 मुस्लिम कंट्रीज इसका पार्ट है। लेकिन भारत उसका पार्ट नहीं है, इंस्पाइट वन हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है। ठीक है, अब जब भी भारत कभी कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिएक्शन होती है तो जो ये 57 कंट्रीज हैं, OIC है, ये बेसिकली भारत को क्या करती है? काउंटर करती है। ठीक है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करती है और भारत के नैरेटिव्स को, ठीक है, के खिलाफ गलत तरीके से बयान चीजें करती है। लेकिन इसको भी भारत ने क्या किया है? इंडिया ने अपने टाइज डीपन किए हैं कि OIC मेंबर्स के साथ, बहुत इसके जो मेंबर्स हैं लाइक सऊदी अरबिया, भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, UAE से भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इनको अपने फेवर में लेकर के, ठीक है, अपनी एबिलिटी से अपने फेवर में लेके इनके जो OIC के रेस्पॉन्स हैं, जो एंटी इंडियन स्टेटमेंट हैं, उनको बहुत हद तक काउंटर करने का काम किया है। तो बाकी इसे देख लेना। वे फॉरवर्ड क्या है ताकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो सके? ठीक है, इसके लिए सबसे पहली बात सस्टेन डायलॉग, मेरे हिसाब से इसे लिखना ठीक नहीं होगा अभी के सिनेरियो के अंदर में। अभी मैं बताऊंगा सस्टेन डायलॉग मतलब इसमें तो ये है कि रिश्ते अगर अच्छे करने हैं तो रेगुलर तौर पर अच्छी बातचीत को एड्रेस किया जाए, ताकि एड्रेस कर सके हम लोग की इशूज को। टेररिज्म पे बात करें, कश्मीर इशू पे बात करें, ट्रेड पे बात करें, ताकि रिलेशन अच्छे हो सकें। लेकिन इसको लिखने का कोई खास फायदा होगा नहीं इस समय पर। रीजन क्या है कि अगर हमारी जो फॉरेन गवर्नमेंट है
दे नोज वेरी वेल, फॉरेन डिप्लोमेसी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर उन्होंने रिलेशन बंद किए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बंद किए होंगे। रिलेशन को इम्प्रूव करना है तो बातचीत के जरिए किए जा सकते हैं, लेकिन बातचीत करने से पहले हमें टेरर को जरूर ध्यान रखना है, यानी कि सस्टेन डायलॉग। ठीक है, इफ पाकिस्तान, हमेशा कंडीशन लगा करके ये देख लो, इफ पाकिस्तान अगर कोई ऐसे स्टेप्स उठाता है, जो विजिबल स्टेप्स उठाता है जिसमें वो टेरर को सपोर्ट करना अगर बंद करे, तो हम लोग जो है बातचीत या एड्रेस आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेकर इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, जिससे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ये हमने स्टेटमेंट अभी देखी पीएम मोदी की। ठीक है, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत पॉसिबल नहीं है। जीरो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो पाकिस्तान की अब एक स्टेट पॉलिसी बन चुकी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे दहशतगर्दों को, ठीक है, पनाह देता है, पालता है, और उसके बाद वो भारत के अंदर एंट्री करते हुए टेररिज्म फैलाते हैं। ठीक है, इसको अब भारत जो है क्या नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा, और इवन दो पाकिस्तान के अंदर में घुस करके उन टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाएगा, टेररिस्ट से क्या करेगा, बदला लेगा। इकोनॉमिक एंगेजमेंट किया जा सकता है, भारत ट्रेड रिलेशन मजबूत करे ताकि म्यूचुअल इकोनॉमिक, ठीक है, स्टेक सभी के हों, तो पीस पर जो है ध्यान बढ़ेगा। अगेन इसके साथ आप वही पॉइंट लगा लेना, अगर पाकिस्तान टेरर को कंट्रोल करने के लिए कौन लेता है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें ताकि मिलिट्री कम्युनिकेशन, ठीक है, और हॉटलाइन पे आपस में मिलिट्री की बातचीत हो, रेगुलर मीटिंग्स हों। ठीक है, जिससे क्या हो, बेसिकली दोनों देशों की मिलिट्री या आर्मी या बॉर्डर पर जो काम कर रहे जवान हैं उनके बीच में ट्यूनिंग बनी रहे, और सीज फायर वगैरह के इशू इंसिडेंट्स कम हो पाए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब होप यू लाइक द सेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, एज यू लाइक, जैसा आप सेशन को फील करते हैं वैसा कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर भी करें अगर आप कर सकते हैं तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।